दोस्तों ह्यूमनिज्म का हिंदी अर्थ होता है मानवतावाद। और आज दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग ह्यूमनिज्म के ऊपर टॉप कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले भी हम लोग एक और वीडियो में ह्यूमनिज्म के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते फिलहाल बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग वीडियो की यहीं से करना चाहूँगा ह्यूमनिज्म का हिंदी अर्थ से ही। और हिंदी अर्थ आप लोगों को पता ही होगा कि मानवतावाद मतलब क्या। जैसे जैसे आपको पता है कि रेनेसां आगे बढ़ता था, उसके साथ ही साथ में दोस्तों मानव के गुणों में जो भी ह्यूमन की वैल्यूज़ थे, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ में भी क्या हो रहा था, सुधार हो रहा था। ठीक है, पहले लोग किस तरीके के ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, ट्रेडिशनली, मतलब उनके अंदर अंधविश्वास और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ दोस्तों इंसानों की सोच भी बदली और लोग आगे धीरे धीरे डेवलप करने लगे। ठीक है, तो वही है दोस्तों, यहाँ पर मतलब इसका यही लिखा हुआ है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा शॉर्ट में बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ह्यूमनिज्म का दोस्तों यहाँ पर पूरा मतलब कि एक तरीके से पूरा समराइज कर दिया गया है। इन शॉर्ट में पूरा ह्यूमनिज्म को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म कॉल्ड फॉर द रिफॉर्म ऑफ कल्चर। ठीक है, ये एक तरीके का क्या था, रिफॉर्म ऑफ कल्चर। जो पहले के लोग सोचते थे, जैसा पहले के लोग मतलब उनके दिमाग में जो भी चला करता था, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बदलाव, चेंजमेंट होना। ठीक है, तो वही ह्यूमनिज्म कहलाता था। जैसे कि अभी हम लोग मिडिल एजेस में देखते थे इस तरीके से सती प्रथा, बाल विवाह और जाने अलग अलग तरीके के धर्म कर्म कांड किस तरीके से चला करते थे, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, धीरे धीरे कहीं डिमोलिश हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कॉल्ड फॉर द रिफॉर्म ऑफ कल्चर। ठीक है, एंड इन विच ह्यूमन नीड्स, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर ह्यूमन नीड्स को और उनकी वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इन विच ह्यूमन नीड्स एंड वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन रेदर देन द रिलीजियस, डिवाइन और सुपर नेचुरल बिलीव्स। इन तीनों रिलीजियस धर्म, जो अलग अलग धर्म बटे हुए हैं, किस तरीके कौन से धर्म में क्या बात बताई गई है, तो ये सारे चीज़ों से ऊपर उठ करके ह्यूमन के गुणों में, ठीक है, उनके वैल्यूज़ में, क्वालिटीज़ में सुधार करना, यही हमारा ह्यूमनिज्म है। तो आई होप कि आपको इसका अर्थ ह्यूमनिज्म का अच्छी तरीके से पता चल चुका होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है कि रेनेसां ह्यूमनिज्म रिप्रेजेंट। जैसा कि आपको पता है रेनेसां और रेनेसां के साथ साथ ह्यूमनिज्म भी चल रहा था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस आई, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पूरी स्टोरी जो भी थी। ठीक है, तो रेनेसां ह्यूमनिज्म रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दोज हु वांट्स टू, यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी और सी। तो दोज हु वांट्स टू सेपरेट द चर्च, रेनेसां ह्यूमनिज्म किस चीज़ को डिफाइन करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो कि चर्च को अलग करना चाहते थे। नहीं, ये तो गलत जवाब हो सकता है। ठीक है, रेनेसां ह्यूमनिज्म का अर्थ ये सही नहीं है कि चर्च को अलग कर दो। ठीक है, या फिर ये भी नहीं है अ रिजेक्शन ऑफ गॉड, कि भगवान को ही मानने से इनकार कर दो। ठीक है, और केवल ह्यूमनिटी पर, जो भी ह्यूमन की वैल्यूज़ हैं उन्हीं पे फोकस करो। ऐसा अर्थ कोई भी बिल्कुल भी नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, अ सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट और ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, किस चीज़ का सेलिब्रेशन, किस चीज़ का जश्न मनाना, या फिर उनके उस चीज़ को मानना। ठीक है, ह्यूमन के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी उनकी नीड्स है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, यही इसका करेक्ट आंसर। तो आ सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो बात रही ह्यूमनिज्म को सही तरीके से जानने की। और यहाँ पर देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कदार इस तरीके से बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है कि फादर ऑफ ह्यूमनिज्म के बारे में बताइए, या फिर हु फाउंडेड ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म की नींव किसने रखी। तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और फेमस नाम याद रखना होगा, फ्रांसिस्को पेट्रार्का। ठीक है, जिसको, जो कि इटालियन नाम है, और इसको इंग्लिश में लोग पेट्रार्क के, केवल पेट्रार्क के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है, पेट्रार्का और पेट्रार्क। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये इटालियन नेम है और है एक ही व्यक्ति, लेकिन और इसको इंग्लिश में इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पेट्रार्क इज ऑफ्टन considered as the father of humanism or the
फाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है, फाउंडर ऑफ ह्यूमनिज्म, इन्होंने ही ह्यूमनिज्म का नींव रखी थी। और इनकी दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फेमस बुक है, टेम्पेट्स करके है। तो अभी आगे देखेंगे चल करके, इसके बारे में मैंने अलग से एक बना करके रखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, हु फाउंडेड ह्यूमनिज्म, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क का आपको ध्यान में नाम रखना है, ठीक है, या फिर फादर ऑफ ह्यूमनिज्म तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अब ये कई बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है, हालांकि इसको मैं कई बार पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द अर्लीस्ट रेनेसां लिटरेचर, ठीक है, अपीयर्ड इन 14th सेंचुरी। जो भी रेनेसां था, रेनेसां का पीरियड था, उसमें लिटरेचर के फील्ड में रेनेसां कब अपीयर्ड हुआ, तो 14th सेंचुरी में हुआ था। कहाँ पर अपीयर हुआ था, इटली में हुआ था। ये सारी चीज़ों को मैं पहले ही ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, तो इसको फिर से मैंने यहाँ पर इसको आप लोगों के सामने भी इसको रिपीट कर दिया। चलिए चलते हैं कुछ एक नए और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन है और ये 3 नाम हैं, ये जिसमें से आपको फ्रांसिस्को पेट्रार्क का नाम पता चल चुका है, ठीक है, डांटे अलिगिरी, ठीक है, ये आपको नाम ध्यान में रखना है, और मैकियावेली। ये 3 जो नाम है ये तीनों ह्यूमनिज्म से ही रिलेटेड हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम्स है, ठीक है। ये नोटेबल इनके एग्जाम्पल्स हैं, इटालियन रेनेसेंस राइटर हैं। ये तीनों कौन है, इटालियन रेनेसां राइटर्स हैं, ठीक है। तो इन तीनों के आपको नाम ध्यान में रखना है, डांटे अलिगिरी, फ्रांसिस्को पेट्रार्क और मैकियावेली, ठीक है। ये 3 नाम हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो डांटे अलिगिरी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, इस फील्ड में। तो डांटे अलिगिरी जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि इटालियन पोइट हैं, इटालियन रेनेसां राइटर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इटालियन पोइट हैं, राइटर हैं, फिलोसफर हैं, ठीक है। और ये अपनी एक बुक की वजह से जाने जाते हैं, जो कि एक तरीके की पोयम है, ठीक है, जिसको इटालियन भाषा में तो डिवाइना कॉमेडिया करके बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसको डिवाइन कॉमेडी के नाम से जानते हैं इसी बुक को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डांटे अलिगिरी की बुक डिवाइनिया कॉमेडिया, ठीक है, इस तरीके डिवाइना कॉमेडिया, ठीक है, ये इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो इनकी जो बुक है डिवाइना कॉमेडिया, और जिसको इंग्लिश में डिवाइन कॉमेडी के नाम से जानते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो कि एक तरीके की लॉन्ग नरेटिव पोयम है और ये इटालियन पोयम है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि एक इटालियन पोयम है, लॉन्ग इटालियन नरेटिव पोयम है डिवाइन कॉमेडी, जो कि डांटे अलिगिरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और ये एक तरीके के इटालियन पोइट, राइटर और फिलोसफर थे। तो कई बार क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से इसी चीज़ को घुमा करके पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे कुछ एक और भी क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क हैं दोस्तों, उनकी भी एक फेमस क्रिएशन है यहाँ पर, जो कि टस्कन लैंग्वेज में लिखी गई, टस्कन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका एक फेमस पोयम ही है, अ सीरीज ऑफ पोयम, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तरीके की सीरीज ऑफ पोयम है, जो कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क के द्वारा लिखी गई है, ट्रायम्पस, ठीक है। और इटालियन भाषा में इसको हम लोग ट्रियोम्फी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बुक एक ही हैं, लेकिन इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रायम्फस, और इसको इटालियन लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं ट्रियोम्फी, ठीक है। तो जो कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क के द्वारा लिखी गई, यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रार्क के द्वारा लिखी गई, और ये टस्कन लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। तो आपने 3 नाम ध्यान रखने हैं यहाँ पर, डांटे अलिगिरी, फ्रांसिस्को पेट्रार्क और मैकियावेली। इनकी एक बुक डिवाइनिया कॉमेडिया करके है, फ्रांसिस को पेट्रार्क की एक बुक ट्रायम्फस, ठीक है, और ये इनकी मैकियावेली, ये तीनों इटालियन पोइट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ह्यूमनिज्म के फील्ड में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, तो 3 नाम कई बार अक्सर पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये कई तरीके से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया, या फिर शेक्सपियर का कौन से नीचे लिखे प्लेज में से कौन सा शेक्सपियर का प्लेज है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को शेक्सपियर तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन से एकदम, इनके बारे में कौन ऐसा नहीं होगा जो जानता नहीं होगा, और इनके प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, लगभग सभी आप लोगों ने पढ़े होंगे। लेकिन एक बार फिर से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पर मैंने सबका एक साथ में लिख दिया कि इनके शेक्सपियर ने कौन कौन से प्लेस लिखे हैं। हैमलेट लिखा है, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक, ट्वेल्थ नाइट। तो ये सारी जितने भी चीज़ें, इसको आप एक बार देख लीजिएगा,
पढ़ लीजिएगा। ये कई तरीके से अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। और फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन, यहाँ पर दो और क्वेश्चन है दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कई बार कि जो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल है वो कब अपीयर हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1611 में इसको किंग जेम्स के द्वारा मतलब पब्लिश करवाया गया था। तो 1611 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कब ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल 1611 में अपीयर हुई थी, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर देखिए कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में लेकर के आए थे, ठीक है, जबकि जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, ठीक है। तो कैक्सटन की जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो कब सेटअप हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1476, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 1472 में भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जब ऐसा पूछा जाता है कि कब कब ये इंग्लैंड में लेकर के आए और कब इन्होंने मतलब सेटअप किया, कब इन्होंने आविष्कार किया, तो वहाँ पर 72 लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर हम लोग 1476 इसका करेक्ट आंसर मानते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रिंटिंग, कैक्सटन की प्रिंटिंग प्रेस थी, वो कब सेटअप हुई थी, तो 1476 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे और अलग अलग तरीके से पूछे भी जा सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ये जो भी नाम मैंने आप लोग तीनों को बताए, इनकी जो भी रचनाएं बताई हैं, पोएम्स बताई हैं, जिस भी बुक के लिए जो जाने जाते हैं, तो इनका भी ध्यान में रखने ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगैन।